Hey people, how are you? I hope you are doing well. Welcome to the channel. आज है डे 42। आज हम लोग रेस टू सक्सेस MCQ सीरीज़ करेंगे ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। 15 क्वेश्चंस रहेंगे। सो दिस इज़ अ रिकैप और रिकैप्चुलेशन। सो फर्स्ट क्वेश्चन, cessation of work by a body of person employed in an industry or concerted refusal under a common undertaking to continue work to or accept employment is known as strike. So there are different terms used here. फर्स्ट हम देखेंगे retrenchment and layout. Retrenchment is termination of a portion of staff or labor force due to surplusage. अगर वो लोग एक्स्ट्रा हो गए, उनके पास कोई काम नहीं है, तो हम लोग रिट्रेंच कर देते हैं. इनकेपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ टू मैच द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी लॉस में जा रही है, एम्प्लॉयज़ के कारण बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ उनको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो इससे हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, तो हम लोग कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल देते हैं. सो इट इज़ अ परमानेंट टर्मिनेशन. डाउन साइजिंग और रीस्ट्रक्चरिंग इट्स ऑपरेशन. अगर हम लोग अपने ऑपरेशंस को कम करते हैं या फिर हमारा बहुत सारे ब्रांचेस है उसको हम लोग कम कर देते हैं, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयज़ को भी हमें रिमूव करना पड़ता है. नेक्स्ट इज़ ले ऑफ. It refers to temporary or permanent termination of employees at the disposal of an employee due to financial reason or lack of work. Layoff हम लोग termination of employees करते हैं टेम्प्रेरी या फिर परमानेंट. अगर उनके पास कोई काम नहीं, या तो रॉ मटेरियल्स नहीं है, या कोई फाइनेंशियल रीज़न है, या फिर कोई काम ही नहीं है, तो इसको हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे एक स्टाफ है, वो शूज़ बनाते हैं. तो अब एक यहाँ पे प्लांट आ गया, तो अब इसको शूज़ का ज़रूरत नहीं है. अब ये लोग क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. फॉर दिस इज़ जुलाई मंथ. सो जुलाई के महीना में ये लोग क्लोथ्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. ये लोग शूज़ का बिज़नेस लॉस में जा रहा है, तो ये लोग अभी शूज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे. इंस्टेड ऑफ दैट ये लोग क्लोथ्स सेल कर रहे हैं, जो कि मशीनरी से हो जा रहा है. सो ये जो एम्प्लॉय है, इसके पास कोई काम नहीं है, सो ये इसको हम लोग ले ऑफ कर देंगे फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट है रिट्रेंचमेंट के केस में. फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, इसमें एक यूनिट्स में ये लोग क्लोथ सेल कर रहे हैं, दूसरे में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग. सो मोबाइल वाले फ़ोन में हमारा लॉस हो रहा है. सो वो लोग क्या सोचेंगे कि ये कंपनी, ये जो ब्रांच है, उसी को हम लोग शट डाउन कर देते हैं या फिर क्लोज़ कर देंगे, या फिर वो जो मोबाइल्स बनाते हैं वो बनाएंगे ही नहीं. सो इन दिस केस, अगर मोबाइल का ही प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो ये पूरा यूनिट्स, ये पूरा ब्रांच को हमें बंद करना पड़ेगा, और पूरा ये सर्विस ही बंद हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं. तो इससे हम बोलेंगे रिट्रेंचमेंट. ये परमानेंट है. अब दोबारा से ये लोग इसमें जब लॉस हो रहा है, तो दोबारा से तो मोबाइल का इन ब्रांच खोलेंगे नहीं. सो दिस इज़ ऑफ परमानेंट नेचर. फाइन. दिस वॉज रिट्रेंचमेंट एंड ले ऑफ. ले ऑफ में हम लोग बस एम्प्लॉयज़ को करते हैं अगर रॉ मटेरियल्स ये नहीं है तो, या फिर कोई फाइनेंशियल रीज़न के कारण. वेरास रिट्रेंचमेंट हम लोग करते हैं परमानेंट नेचर का. अगर कंपनी लॉस में जा रहा है, तो हम लोग उस ब्रांच को ही पूरा कट डाउन कर देते हैं, क्लोज़ कर देते हैं. फाइन. नेक्स्ट विल सी क्लोजर. क्लोजर क्या होता है? परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. मतलब पूरा ही बंद कर देते हैं या फिर आधा बंद करते हैं. फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. तो स्ट्राइक क्या होता है? अगर कोई एम्प्लॉयज़ अपने बिजनेस, अपने नौकरी से खुश नहीं है, तो फिर वो लोग स्ट्राइक करते हैं. वो लोग का कुछ डिमांड्स होता है, उसको फुलफ़िल नहीं होता है, तो वो लोग स्ट्राइक करते हैं. व्हेन दे रिफ्यूज़ टू वर्क अंडर द इंडस्ट्री, सो दैट इज़ रिफ्यूज़ल ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज़ इज़ नोन एज स्ट्राइक. इसका काउंटर पार्ट है लॉकआउट्स. अगर कंपनी एम्प्लॉयज़ की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकती, तो वो ताला बंद करके चली जाती है. दैट इज़ नोन एज लॉकआउट्स. घेराव. अगर एम्प्लॉयज़ वो एरिया को सराउंड कर लेती है, और जो हायर अपर बॉडीज़ हैं उसको घर जाने नहीं देती, उनको ऑफिस में ही रखती है, वो एरिया को सराउंड कर लेती है, तो इससे हम बोलते हैं घेराव. घेराव मीन्स टू सराउंड.
नेक्स्ट इज़ पिकेटिंग। पिकेटिंग मतलब अगर हम लोग डिस्प्ले साइंस दिखाते हैं, बैनर्स दिखाते हैं, प्लेग्राउंड्स दिखाते हैं और दूसरों को मना करते हैं दैट डू नॉट एंटर दिस प्लेस इज नोन एज पिकेटिंग। और बॉयकॉट होता है, बॉयकॉट सारे लोग को इन्फ्लुएंस करना सो दैट दे शुड नॉट एंटर द प्लेस ऑफ वर्क और सबको वहाँ से हटा देना, चलो चलो विल ऑल्सो नॉट डू, दैट इज़ बॉयकॉट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस है। फर्स्ट है अगर एम्प्लॉयज़ बोल रहा है वी विल नॉट वर्क, वी रेफ्यूज़ टू वर्क, ये हो गया स्ट्राइक। नेक्स्ट इज़ अगर हम लॉक करके चले जाएँ, अगर एम्प्लॉयज़ का डिमांड को वी कैन नॉट फुलफिल और वो ऑपरेशन को, वो इंडस्ट्री को लॉक करके चले जाए, दैट इज़ लॉकआउट। नेक्स्ट इज़ अगर हम लोग कोई प्लेस को घेराव सराउंड कर लेते हैं, दैट इज़ नोन एज घेराव। और हम लोग डिस्प्ले करते हैं बैनर्स, प्ले कार्ड्स और दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, कम लेट अस जॉइन दिस स्ट्राइक, दैट इज़ नोन एज पिकेटिंग। A worker who dislikes his current job also finds the alternative of either quitting or changing the current job less attractive and least preferred in the state of। एक वर्कर है जो अपने करंट जॉब से डिससेटिस्फाइड है, पर वो सोच रहा है क्विट करने का, बट दूसरा जॉब भी कम अट्रैक्टिव है और उसके प्रेफरेंस में नहीं है। सो ये क्या हो गया, अभी वाला प्लेस भी नेगेटिव में है और फ्यूचर में वो दूसरा जॉब चेंज करना चाहता है, वो भी अच्छा नहीं। सो डैट इज़ अवॉइड। फाइन। सो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ उसको। सी फर्स्ट, अगर एक गोल अच्छा है दूसरा गोल भी अच्छा है, एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गो टू कॉलेज, दूसरा आई वॉन्ट टू डू अ जॉब, तो कॉलेज जाने भी अच्छी बात है, जॉब करनी भी अच्छी है। सो ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव। दूसरा हो गया अगर मेरा करंट पोजीशन में अच्छा नहीं है, दूसरा भी अच्छा नहीं है, दैट इज़ नेगेटिव नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल if a girl doesn't want to attend the college lectures because they are boring, but they also do want to be appeared on attendance defaulter list, so लेक्चर भी नहीं पसंद है और डिफ़ॉल्टर लिस्ट में भी नाम नहीं पसंद है, सो वो क्या चूज़ करती है, ठीक है लेक्चर अटेंड कर लूँ। सो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, डैट इज़ अवॉइड। इसको भी अवॉइड करना चाहती है, उसको भी अवॉइड करना चाहती। नेक्स्ट इज़ अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। एक अच्छा है और एक ख़राब है। फॉर एग्ज़ाम्पल समीर wants to take up a job as salary is attractive but job security नहीं है, सैलरी अच्छा है पर जॉब सिक्योरिटी अच्छा नहीं है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हो गया अप्रोच पॉजिटिव, अवॉइड नेगेटिव। सो पॉजिटिव गोल, नेगेटिव गोल। नाउ क्वेश्चन 3, द डिसीजन टेकन बाय आर्बिट्रेटर इज कॉल्ड अवॉर्ड। सो ये आर्बिट्रेटर क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये एक मेथड ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जब हम थर्ड पार्टी को बुलाते हैं ताकि एक न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये एक डिसीजन देता है, डिसीजन इज़ नोन एज अवॉर्ड। जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है उसे अवॉर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज द टू डोमिनेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। टू डोमिनेंट एस्पेक्ट क्या है, कॉपरेशन, दूसरों के साथ कॉपरेट करना चाहिए, और दूसरा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉपरेशन करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगोशिएट करना पड़ता है, डिस्कस करते हैं, एक पार्टी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, एंड कन्फ्रंटेशन विल बी द आंसर। सो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। डिस्कस करते हैं, फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, एक पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट को रीच करने के लिए एक गुड फेथ में होना चाहिए, और ये जॉइंट डिसीजन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ बोथ द पार्टीज़ के फेवर में होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, Dash is an agreement with the union that a worker must be the member of union at the time of recruitment and the employment is terminated as soon as the worker ceases to be the member of union। इसका मतलब है ये कौन सा एग्रीमेंट है जिसमें यूनियन को मेंबर होना चाहिए जब वो एक इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहा है, और जैसे वो यूनियन का मेंबर ख़त्म हो जाता है उसका एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द केस ऑफ क्लोज्ड शॉप। So we discussed about different types of shops. First है closed shop. Closed shop में होता है worker must be the member of the union recruitment के टाइम, और अगर वो मेंबर का
मेंबरशिप ख़त्म हो जाता है यूनियन का तो उसका नौकरी भी चला जाता है। नेक्स्ट इज़ यूनियन शॉप। यूनियन शॉप मतलब जैसे ही नौकरी मिला उसको कुछ मंथ्स के अंदर यूनियन शॉप में ऐड हो जाना है। नेक्स्ट इज़ प्रेफरेंस शॉप। प्रेफरेंस शॉप मतलब जो यूनियन का मेंबर्स है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा वैकेंसी को फिल करने के लिए। उसके बाद है एजेंसी शॉप। एजेंसी शॉप होता है दिस इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन मैनेजमेंट और यूनियन जिसमें एक नॉन यूनियन जो मेंबर का सदस्य नहीं है उसको एक मेंबरशिप अमाउंट पे करना होगा। अगर वह नहीं करेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट से निकाल दिया जाएगा। दिस इज़ नोन एज एजेंसी शॉप। इसके बाद है मेंटेनेंस शॉप। मेंटेनेंस शॉप होता है कि कोई कंपलसरी यूनियन का ज़रूरत नहीं है, बट अगर यूनियन बन गया तो जो भी एम्प्लॉय है उसको थ्रू आउट मेंबर रहना है। नेक्स्ट इज़ ओपन शॉप। ओपन शॉप मतलब ओपन है, आज़ादी है। सो इसमें कोई कंपलसरी या फिर ऑब्लिगेशन नहीं है यूनियन बनाने का, यहाँ पे कोई यूनियन नहीं रहता। दैट इज़ नोन एज ओपन शॉप। क्वेश्चन 6, ILO हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश्ड इन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी ऑफ वर्सलीस वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था उसके बाद हेडक्वार्टर है जेनेवा में। 3 ऑर्गन से इसलिए ट्राई पार्टिड बॉडी बोलते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, दूसरा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस और तीसरा गवर्निंग बॉडी। तो इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर है ILO का। ये बना था जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर था तभी। सो इट पासिस कन्वेंशन और रिकमेंडेशन, जो भी इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड में वो कन्वेंशन और रिकमेंडेशन पास करता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन 7, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस के फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट प्रेसिडेंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस के हैं लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 8, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट कौन सा है? 3 ऑर्गन्स है, ये देखे थे, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, गवर्निंग बॉडी और लेबर ऑफिस। ILO ट्राई पार्टिड बॉडी है, कन्वेंशन और रिकमेंडेशन पास करते हैं। सो बी वाला जो इंडिया इज़ नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ये गलत है, इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर। नाउ क्वेश्चन 9। Question 9, according to International Institute for Labour Studies model, the basic 4 elements of industrial relation are environment, parties, process, rule. So International Institute of Labour Studies के अकॉर्डिंग 4 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एनवायरनमेंट, दूसरा पार्टीज होना चाहिए, 2 पार्टीज, थर्ड है प्रोसेस में है और लास्ट है इसका रूल्स एंड रेगुलेशन है। Question 10, dash is a person appointed voluntary if the dispute is not settled by conciliation. Conciliation से settlement नहीं होता है तो हम लोग दूसरे person को अपॉइंट करते हैं, that is known as arbitrator. So conciliation या mediation क्या होता है? It is a process of intervention by the third party आकर के dispute को resolve करता है, बट इसमें बस वो लोग एक सजेशन देता है और कोई डिसीजन का अथॉरिटी नहीं रहता है, बस सजेस्ट करता है दैट यू शुड डू दिस। और आर्बिट्रेशन में होता है वो लोग डिसीजन देता है, इसको बोलते हैं अवार्ड, इसमें भी थर्ड पार्टी होता है, बट कंसिलिएशन में बस सजेस्ट प्रोवाइड करता है, इट इज़ अप टू अस कि हम उसको माने या नहीं माने, बट आर्बिट्रेशन में एक डिसीजन दे देता है। इससे भी अपर बॉडी है जुडिकेशन। एडजुडिकेशन इज़ अ फॉर्मल प्रोसेस जो कोर्ट केस हो जाता है, दिस इज़ हाईएस्ट बॉडी। फर्स्ट कंसिलिएशन या मेडिएशन करते हैं, ये इससे भी सॉल्व नहीं होता है तो हम लोग आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है, उसे अवार्ड बोलते हैं। अगर ये भी हम लोग नहीं मानते तो एडजुडिकेशन इज़ द फाइनल लीगल प्रोसेस। क्वेश्चन 11, द जर्नल दीन बंधु वॉज द पब्लिकेशन ऑफ। दीन बंधु किसका पब्लिकेशन है? बॉम्बे हैंडमेड एसोसिएशन 1890। सो हम लोग ये हिस्ट्री में देखे थे जब फर्स्ट लेबर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था बाय लोखंडे। सो जब वुमेंस कंप्लेन की थी दैट दे वर फोर्स टू वर्क इवन ऑन संडे और उनको कोई
हॉलीडे वीकेंड भी नहीं दिया जाता है। सो बॉम्बे हैंडमिल एक एसोसिएशन बनाया था जिसको इंडियन लेबर मूवमेंट बोलते हैं। उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया था जिसका नाम दीन बंधु है, पेपर इंडियन वर्कर्स विच वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम कलकत्ता। इसके बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट का डेवलपमेंट हुआ था विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद यूनियन ऑफ बॉम्बे फैक्ट्री वर्कर्स मिल करके बनाए थे कामगार हितवर्धक सभा। इसमें वो लोग डिस्प्यूट्स सॉल्व करने के लिए पिटीशन या वर्किंग आवर्स, एक्सीडेंट कंपनसेशन जो भी हो रहा था इस सब में लिखते थे कि जो कामगार हित के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो एक जर्नल पब्लिश किए थे उसका नाम था कामगार समाचार, और एक ऑर्गेनाइजेशन में जिसका नाम था सोशल लीग वॉज फॉर्म्ड। इसके बाद आया अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। द स्ट्रगल टू इंक्रीज सिक्योर वेजेस को इंक्रीज करने के लिए दिस वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ अंशिया बेन इन 1917, जब ये लोग एक स्ट्राइक किए। दिस वॉज ऑल्सो लेड बाई MK गांधी। सो इसका नाम था टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मजदूर महाजन, नर्चर्ड एंड नरिश्ड बाय गांधी जी, अंशिया बेन एंड बैंकर। इसके बाद आया मद्रास लेबर यूनियन इन 1918, द फर्स्ट यूनियन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। The first Union of India was formed under the leadership of B.P. Wadia. Objective क्या था? Ventilating the grievance of workers of the Beckingham and Carnatic mills. Now, next question. In case of any disputes between employers and workers, or between worker and workmen, or between employers and employers, either connected with the employment or non-employment or termination of employment for the condition of labor, such a dispute is termed as industrial disputes। और ये कौन सा एक्ट है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 प्रोटेक्ट अगेंस्ट टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और जो भी हमारा कॉज रहता है, चाहे वो रिकॉग्निशन का है या रिट्रेंचमेंट का या कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या वेजेंस या अलाउंस, ये सारे को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर हम लोग रिजॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 13, इंगेजिंग इन कलेक्टिव बार्गेनिंग, डिमॉन्स्ट्रेटिंग, स्ट्राइक्स, बॉयकॉट, पिकेटिंग रिजल्ट इन एक्सरसाइजिंग इकोनॉमिक प्रेशर ऑन एम्प्लॉयर्स। इकोनॉमिक प्रेशर डालते से। Question 14, dash is the ultimate remedy for settlement of industrial disputes via the intervention of third party। थर्ड पार्टी से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, से बोलते हैं एडजुडिकेशन। अल्टीमेट रेमेडी है एडजुडिकेशन। Question 15, लास्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पर्सन्स इन कलेक्टिव बार्गेनिंग आर 2। कौन कौन से? फर्स्ट, वन और मोर एम्प्लॉयर्स और वन और मोर वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये दो पार्टीज हैं ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आउटसाइड लीडरशिप और ले ऑफ। बाकी के जो भी टॉपिक्स हैं हम लोग कल से फिर से रिवाइज करेंगे ऑन इंटरनेशनल लेबर, international relations। So that's all for today. Keep learning. Thank you.